प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने ये जाना कि संविधान क्या है, संविधान से क्या होता है और एक देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है। ब्रिटिश राज के दौरान जो शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून बने, उनके फलस्वरूप भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी विकास की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। हम आज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार इसने ब्रिटिश राज को व्यवस्थित करने का कार्य किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं इस प्रकार है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले इसे केवल बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। यह मद्रास और बंबई के गवर्नरों के समकक्ष ही था, लेकिन अब इसका पद गवर्नर जनरल का पद हो गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसा पहला गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। याद रहे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरी इस एक्ट की विशेषता यह है कि इस अधिनियम द्वारा मद्रास व बंबई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे पहले सभी गवर्नर स्वतंत्र थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल सर्वोच्च शक्ति हो गई ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत। तीसरी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा 1776 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो कलकत्ता में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर चार्ल्स एलिजा इम्पे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चौथी विशेषता इस अधिनियम की यह है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्मिकों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पांचवी विशेषता, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत में राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट में भी कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने के लिए पिट का भारत एक्ट 1784 में आया। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। दूसरी विशेषता, कंपनी के व्यापारिक कार्यों के अधीक्षण का प्रभार निदेशक मंडल को दिया गया, जबकि राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। तीसरी विशेषता इस एक्ट की यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम में भारत में स्थित कंपनी अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है तथा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी शासन पर नियंत्रण स्थापित किया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में जो एक्ट आए उन्हें चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम आता है वो 1833 का चार्टर अधिनियम है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रहे, पहले जो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसी प्रकार उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा का भी अंत करवाया था, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कंपनी के अधीन ही थे, क्योंकि अभी तक कंपनी का शासन चल रहा था। इसलिए यहां से जीके का प्रश्न भी बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। इसी अधिनियम की दूसरी विशेषता है, बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति को खत्म कर दिया गया। इससे पहले बंगाल और
मद्रास के गवर्नर कानून बना सकते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उनकी कानून बनाने की शक्ति का अंत कर दिया गया और गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में असीमित विधायी शक्तियां प्रदान की गई, अर्थात कानूनी रूप से सर्वोच्च शक्ति गवर्नर जनरल को बनाया गया। चार्टर अधिनियम की तीसरी विशेषता है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, अर्थात अब कंपनी कोई व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, केवल उसको प्रशासन का संचालन करना है। चौथी विशेषता, चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात कंपनी में को भारतीयों के लिए खोल दिया गया ताकि भारतीय सेवाएं दे सके। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और उनके विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस चार्टर अधिनियम के बाद में 1853 में एक नया चार्टर अधिनियम आया। यह अधिनियम 1793 से 1853 की समय अवधि में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की कड़ी में अंतिम था, अर्थात जो चार्टर अधिनियम अब तक हम देख रहे थे वो अब समाप्त हो गए, ये अंतिम था और इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी परिषद में 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इस प्रकार 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया है। ये लघु संसद थी जो ब्रिटिश संसद की तरह कार्य करती थी। अब यहां से ये प्रश्न उठता है, एक प्रश्न पुनः उठता है कि केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस एक्ट के तहत हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। दूसरा प्रश्न यहां से उठता है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत में इसमें कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। 6 सदस्य इसमें होते थे। (1853) के चार्टर अधिनियम की अगली विशेषता यह है कि इसने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मेकाले की अध्यक्षता में मेकाले समिति का गठन किया गया। जैसा कि हम देखते हैं कि 1853 में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों को कंपनी में नियुक्त किया जाए, लेकिन डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को हटा दिया गया था। इसी प्रावधान को पुनः 1853 के चार्टर एक्ट में स्थान दिया गया। इस प्रकार
ये पुनः भारतीयों के लिए आईसीएस के द्वार खोलता है और इस बार जो आईसीएस भर्ती एवं चयन का आधार दिया गया है उसको सुस्थापित करने के लिए अधिक कठोर कदम उठाए गए हैं। इसका विरोध किसी के द्वारा नहीं हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा आईसीएस भर्तियों के द्वार भारतीयों के लिए खुले। तो इसका आपका उत्तर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। और किसमें पहला प्रावधान किया गया था? तो उसका उत्तर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। और दूसरा प्रश्न उठता है कि आईसीएस भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो आपका उत्तर होगा मेकाले कमेटी का। इसी अधिनियम की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका गठन का प्रावधान भी किया गया। साथ ही उसमें यह भी बताया गया कि इन सदस्यों को किस प्रकार चुना जाएगा। तो इसके लिए 2 सदस्य तो गवर्नर जनरल नामित करेगा, मनोनीत करेगा। शेष 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई तथा आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम की चौथी विशेषता यह है कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित तो किया लेकिन निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हो रहा था कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था वो विस्तृत हो चुका था, जगह जगह विद्रोह हो रहे थे और 1857 के विद्रोह के बाद में 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया कंपनी के शासन को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब आगे की कड़ी में हम 1858 के बाद में अंग्रेज शासन या ब्रिटिश साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।